लिखिए जी, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट occupied by one single country. ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट occupied by one single country. आज थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ाते हुए मुश्किल होगा। आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था कि आपने जो है वो टॉप 10 कंट्रीज करनी है, एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज। ईमानदारी से बता दें जी कि आप लोगों ने वो लिस्ट बनाई है या नहीं बनाई। दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज एरिया वाइज और टॉप 10 कंट्रीज पॉपुलेशन वाइज। नहीं है, चलिए अच्छी बात है। मिस राबिया, तो आप बताएं फिर ऑस्ट्रेलिया जो है वो एज अ कंट्री दुनिया में इसका कौन सा नंबर है, किस नंबर पे आती है? क्योंकि अगर हम बात करें कॉन्टिनेंट से तो कॉन्टिनेंट्स में हमें पता है कि जो है सब स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो है एरिया वाइज वो ऑस्ट्रेलिया है, जबकि पॉपुलेशन वाइज 6th नंबर है। वो हमने एक साल पहले कर लिए थे। एज अ कंट्री एरिया वाइज 6th नंबर, ठीक है जी। आप लोगों को हेमिस्फेयर याद होंगे, हमने एक इक्वेटर लाइन ड्रॉ की थी। ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ हेमिस्फेयर, इक्वेटर से नीचे साउथ हेमिस्फेयर, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड वाला ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्ट साइड वाला वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सदर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। ऑस्ट्रेलिया इज सिचुएटेड ऑन सदर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर, मतलब ये वाला एरिया बनेगा। लिख लीजिए आपसे क्या। ऑस्ट्रेलिया इज सिचुएटेड ऑन सदर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर। क्लियर है जी। उसके बाद आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने पढ़ी थी लैटिट्यूड लाइंस, जिनमें थी इक्वेटर। इक्वेटर की बात करें तो करीब आती ओशिनिया रीजन में है जो इक्वेटर लाइन पे आता है, तो हमने लिख दिया था ऑस्ट्रेलिया ताकि याद रहे। अगर हम प्रॉपर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन, इसका फॉर्मूला था AUS, मतलब ऑस्ट्रेलिया MMNDS और ABCB, ठीक है जी। पहली क्लास है आपकी, थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि मैंने पहले चीजें पढ़ी नहीं हुई, लेकिन हो जाएगा एक दो दिन में से। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन passes through ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है जी। उसके बाद हमने जियोग्राफिकल डिवीजन्स पढ़ी थी अर्थ की, जिसमें था इक्वेटोरियल या टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। विदा की याद होगा आप लोगों को भी। उसमें लिखे जी नॉर्थ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हम लिखे बाद में लिखेंगे, एमसीक्यूज में लिखते हैं, ठीक है। नॉर्थ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया लिखते जाए साथ साथ, इज इन ट्रॉपिकल जोन। नॉर्थ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ पार्ट है वो किस जोन में आ रहा है? ट्रॉपिकल जोन। क्लियर। and southern half part is situated on and southern half part is situated in temperate zone. ये बातें उन लोगों को समझ आएंगी जिन लोगों ने जो है वो जियोग्राफिकल डिवीजन्स को अच्छे तरीके से याद किया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर को अच्छे तरीके से याद किया, और प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर पे नॉर्थ हेमिस्फीयर कौन सा है, साउथ हेमिस्फीयर कौन सा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर कौन सा है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर कौन सा है।
जिन लोगों ने लेक्चर्स को अच्छे तरीके से याद किया उन्हें ये एमसीक्यूज की समझ आएगी, ये याद रखें। तो अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो जो है ना काइंडली वो पिछले लेक्चर्स अच्छे तरीके से याद कर लें। क्लियर है? अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की तो यहाँ पर आपको दो तरह के ओशंस मिलेंगे। एक मिलेगा आपको पैसिफिक ओशन और दूसरा आपको मिलेगा इसकी सराउंडिंग्स में इंडियन ओशन। जब भी आप मैप खोल के देखेंगे, लास्ट क्लास में मैप खोल के देखा है, तो ऑस्ट्रेलिया के आपको ईस्ट और तकरीबन वेस्ट में जो ओशंस नजर आएंगे, एक होगा पैसिफिक और दूसरा होगा इंडियन। क्लियर है जी? अभी तक क्लियर? ऑनलाइन वाले बता दें, आवाज भी क्लियर और नजर भी आ रहा है सही? अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की सीज की। आपने यहाँ सुन लें, ओशन जो है वो पानी का बहुत बड़ा एरिया जिसकी डायरेक्ट पानी की जमीन के साथ अटैच ना हो। ठीक है? सीज हमेशा वहां पर मौजूद होगा जहां पर ओशन जो है वो किसी लैंड को मिलना चाहेगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है? अगर हम सीज ओशंस की बात करें तो दो ही ओशन है, पैसिफिक और एक है इंडियन। अगर हम बात करें सीज की तो सबसे पहले लिखे हम तिमोर सी। ये हमने अपने सीजनल पोर्शन में मैंने छुड़वा दिया था आपको, चार यहाँ पर भी आपको करने हैं। तिमोर सी, तिमोर सी की लोकेशन है नॉर्थ वेस्ट, मतलब नॉर्थ वेस्ट बनेगा ये वाला एरिया। नॉर्थ वेस्ट, जब आप ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा? तिमोर सी नजर आएगा। नॉर्थ वेस्ट। हाँ जी। इसके बाद अगर आप देखें जी नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ में आपको नजर आएगा एराफ्यूरा सी। नॉर्थ में एराफ्यूरा सी, ARAFURA, एराफ्यूरा सी। नॉर्थ ईस्ट, कोरल सी। हाँ जी, हाँ जी, नॉर्थ में ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नॉर्थ में एराफ्यूरा सी है। हाँ जी, ऊपर पेपुआ न्यू गिनी और वेस्ट गिनी वाले दो एरियाज है। हाँ जी, कोरल सी इस साइड पे आ जाएगा। और तकरीबन साउथ ईस्ट वाली साइड पे आ जाएगा तस्मान सी। फोर्सेस लिखते हैं, ऑनलाइन वाले किसी को समझ नहीं आए थे क्या ना? जब आप ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नॉर्थ में देखेंगे तो आपको जो है वहां पर वो गिनीज वाला एरिया नजर आएगा। एक होगा वेस्ट गिनी और एक होगा पेपुआ न्यू गिनी। उसके सेंटर पे आपको एराफ्यूरा लिखा हुआ नजर आएगा, आप उसको राउंड कर लेना है। ठीक है? अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट साइड पे तो कोरल सी आपको नजर आएगा। कोरल सी किस ओशन में है? पैसिफिक में है। ठीक है? अगर आप ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट वाले पॉइंट पे देखेंगे जहां पर तस्मानिया है, ठीक है, तो वहां पर आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा तस्मन सी। आपने वहां पर नहीं तो कुछ लिख लेना है अगर आपके मैप में मेंशन नहीं है तो। और अगर आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट जगह पे, हाँ जिस साइड में बनता है साउथ। और अगर आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट में तो आपको वहां पर नजर आ जाएगा जी तिमोर सी। अभी मैं लैंड्स को अलग नहीं कर रहा। समझ आ गई जी? उम्मीद है समझ आ गई होगी ऑनलाइन वालों को। समझ आ गई तो एक दफा कह देंगे जी आ गया समझ। चले ठीक है। सबसे पहले कंट्री हम यहाँ पे अब करते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की हम अगर बात करें तो न्यूजीलैंड किस रीजन में आता है? ओशिनिया रीजन में आता है, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा। और आप लोगों को उम्मीद है कि 14 कंट्रीज भी याद होंगी।
जिसमें करीबती था नेहरू, समोआ, फिजी, मार्शल आइलैंड, सोलोमन आइलैंड, माइक्रोनेशिया, पालाउ, टोंगा, टुवालू, वेनेजुएला, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा, सारी 14 कंट्रीज थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का, तो आपने उसमें कहना है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के 6 स्टेट्स प्लस टेरिटरीज प्लस पेपुआ न्यू गिनी का एरिया और प्लस न्यूजीलैंड, ये सारा एरिया मिलकर क्या बनता है, कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। दोबारा सुन ले, ऑस्ट्रेलिया के 6 स्टेट्स, इंटरनल टेरिटरीज प्लस पेपुआ न्यू गिनी का एरिया जो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है और न्यूजीलैंड का एरिया, इस सारे को मिलाकर क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। तो हम पहले बात करते हैं कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया में। हमने लास्ट क्लास में ऑस्ट्रेलिया कंट्री के बारे में पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन। कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड इज वेलिंगटन। इसके आगे मैं सी लिख रहा हूँ। ऑकलैंड, आपने शायद कभी नाम सुना हो, यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। क्लियर। न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही कहते हैं, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मुराद है जी? हाँ जी, जैसे ब्रिटिश के अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मुराद है, जो ऑनलाइन वाले जो है अपना वहां पे मैसेज आंसर टाइप कर सकते हैं। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मुराद है? न्यूजीलैंड की लेजिस्लेचर यहाँ पे होता है, वहां से पार्लियामेंट कहते हैं, और यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है अनरिटन है, मतलब कन्वेंशन बेस्ड है। ये अपनी रवायात, अपने कस्टम्स जो इनके आबाव अजदाद ने आज से सैकड़ों साल पहले जो है वो जिसको फॉलो कर रहे थे, ये लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन उसको फॉलो करते हैं। तो इस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि वो कस्टम बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। करेंसी है जी न्यूजीलैंड डॉलर। करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर। इस राबिया मेयर कॉन्स्टिट्यूशन जो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कन्वेंशन बेस्ड होता है, मतलब जो रवायात पे, उनके कस्टम्स पे जो है ना वो बेस करता है। मतलब आज से सैकड़ों साल पहले जो उनके आबाव अजदाद ने फैसले किए, जैसे हम ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश का जो मेन, जिसे फर्स्ट चार्टर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, वो था मैग्ना कार्टा, जो हुआ था 1215, किंग जॉन ने किया था। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे अपने सीएसएस जर्नी में डिटेल में। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके रवायात पे, कन्वेंशंस पे बेस्ड करता है, उसको कहते हैं कि वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे यूके का है और जैसे यहाँ का भी है। ये क्वीन के अंडर ही रहा था ना न्यूजीलैंड भी, तो इसी वजह से जो है ना इसको कहा गया है कि ये जो है ना अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक ब्रिटिश वाला, क्योंकि क्वीन ने यहाँ पर भी राज किया है। क्राउन यहाँ पर भी था, ब्रिटिश क्राउन यहाँ पर भी थी। अदर नेम है जी न्यूजीलैंड का, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ब्रिटिश ने राज किया, तो इसको ब्रिटेन ऑफ साउथ भी कहते हैं, जनूब का ब्रिटेन, ब्रिटेन ऑफ साउथ। मैं ज्यादा एमसीक्यूज को इसलिए नहीं खींच के लेके जाता क्योंकि हमारा टास्क है आपको जीके पढ़ाना, ताकि आप वर्ड मैप का पता और आपको जो है ना हाउ ना हो के हमने जीके को कैसे लेके चल रहे हैं। बाकी ये चीजें तो आप अपने सिस्टर में सारे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चूंकि यहाँ पे अमेरिका ने सॉरी ब्रिटेन ने राज किया प्रॉपर, अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी यहाँ पर दिया, जिसका दूसरा नेम है ब्रिटेन ऑफ साउथ, जनूब का बरतानिया। करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। न्यूजीलैंड की करेंसी जो है वो न्यूजीलैंड डॉलर है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिखेंगे NZD, न्यूजीलैंड डॉलर। तो जो आसान सवाल है वो जो है ना माजरत है, वो मैं खुद नहीं लिख रहा, वो आप लोगों को लिखने पड़ेंगे। दो एयरलाइंस यहाँ के लिख लें, एक लिख लें एयर नेल्सन, नेल्सन मंडेला का आपने नाम सुना होगा, नेल्सन मंडेला, तो मंडेला निकाल दें, एयर नेल्सन यहाँ की एयरलाइन है। वैसे तो बहुत ज्यादा एयरलाइंस होती है, हमने इंपोर्टेड करनी होती है कि चले दो का तो पता हो। और दूसरी फ्रीडम एयर, दो एयरलाइंस लिख लें जी।
एयर नेल्सन और दूसरी फ्रीडम एयर। न्यूजीलैंड was discovered by एबल तस्मान। 1642। New Zealand was discovered by एबल तस्मान। इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स लिख रहे हैं जी। वाटरफॉल्स किसे कहते हैं? आबशारें जो होती हैं, एक है सदरलैंड वाटरफॉल और दूसरी है चैम्बरलेन वाटरफॉल। और भी बहुत ज्यादा है लेकिन बस दो काफी है यहाँ पे। एयरलाइन नजर नहीं आ रही? एयरलाइन में लिख लें एयर नेल्सन, AIR, एयर नेल्सन, NELS, ये लिखी हुई है। एयर नेल्सन और फ्रीडम एयर। न्यूजीलैंड इज अ स्नेक फ्री कंट्री। ये हम जीके में कहते हैं जुगाड़ लगाने के लिए ऐसी कंट्रीज जिनके एंड पे लैंड आता है, जैसे आइसलैंड, ग्रीनलैंड या न्यूजीलैंड। तो ये तुक्का लगाने के लिए एग्जैक्ट नहीं है, बस तुक्का लगाने के लिए हम बता रहे होते हैं कि ऐसी कंट्रीज जिनके एंड पे लैंड आता है वो स्नेक फ्री कंट्रीज होती है। लेकिन 100% आंसर नहीं है, तुक्का लगाने के बाद मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो न्यूजीलैंड इज अ स्नेक फ्री कंट्री। मिस्राबिया एयरलाइंस नजर नहीं आ रही लिखी हुई। ये लिखी हुई थी एयर नेल्सन, NELSON, और दूसरी फ्रीडम एयर। माउंट कुक, अगर कोई पूछ ले कभी पेपर में कहाँ पे है, माउंट कुक इज हाईएस्ट माउंटेन पीक इज इन न्यूजीलैंड। माउंट कुक, कैप्टन जेम्स कुक का नाम आपने सुना ही होगा। तो माउंट कुक इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन न्यूजीलैंड। इसका दूसरा नेम है ओराकी, आल्सो नोन एज ओराकी। नजर आ रहा है जी अभी ऑनलाइन वालों को? नजर आ रहा है जी ऑनलाइन वालों को? दो ग्लेशियर्स लिख लें। पहला कुकर और दूसरा तस्मन क्यूपापा। ग्लेशियर्स की हमने डेफिनेशन पहले ही कर ली। ओराकी, AORAKI, ओराकी। मिस्राबिया मेहर वाटरफॉल्स है जी, सदरलैंड वाटरफॉल और दूसरी चैम्बरलेन, ये वाली सदरलैंड वाटरफॉल और दूसरा चैम्बरलेन वाटरफॉल। चले मैं मिटा कर अब सेंटर में लिख देता हूँ, फिलहाल यहाँ तक कर ले। ले रहे जी यहाँ तक? और किसी को समझ नहीं आ रही तो बता दें, मैं आप लोगों का इनबॉक्स ही देख रहा हूँ, उस सवाल को रिपीट कर देता हूँ। अगर लिख लिया सारा तो बता दें, मैं इसको मिटा देता हूँ या मैं सेंटर में लिखूंगा तो। चले जब मिटा देते हैं इसे। हाँ जी। और वो करीबद्दी जो है वो ओशिनिया रीजन पे है। हाँ जी, ओशिनिया रीजन। लेकिन हम उसे फिर कहते हैं कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया ही है, क्योंकि ओशिनिया रीजन में 14 कंट्रीज आती है जिनमें ऑस्ट्रेलिया खुद भी कुछ है। तो ओशिनिया रीजन तो इतना वर्ल्ड फेमस नहीं है। ऑस्ट्रेलिया तो फिर आपको पता है कि हर जगह ऑस्ट्रेलिया ही ऑस्ट्रेलिया है। तो जाहिर बात है किसी चीज को मशहूर चीज से ही मंसूब करते हैं।
मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, राइट टू वोट टू वुमेन। सबसे पहले औरतों को वोट देने का हक दिया न्यूजीलैंड ने 1893 में। हाँ जी, हाईएस्ट पीक के बाद ये ग्लेशियर है, ये हुकर ग्लेशियर और तस्मिन पापा। In 1893, right to vote to women was granted by New Zealand. औरतों को वोट देने का हक किस कंट्री ने दिया सबसे पहले? न्यूजीलैंड ने 1893 में। दोबारा सुन लें, right to vote to women was granted by New Zealand in 1893, जबकि लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई 1919 में, सन 1919 में। असल में मेरा काम है चेकिंग करवाना, एमसीक्यू करवाना, और मेरा काम लिखवाने वाला ज्यादा है। बस मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो कम लिखूं और आप लोग ज्यादा लिखें। अगर मैं खुद लिखना शुरू हो गया तो हमारा आधा काम रुक जाएगा, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना वो खुद लिखना पड़ेगा ज्यादा। हाँ जी, लेजिस्लेटिव पावर्स जो है ना वो वुमेन को दी गई 1919 में, जब राइट टू वोट वुमेन दिया गया 1893। असल में आपको पता है कि गवर्नमेंट ने जो है वो सारे इदारे बंद कर दिए, नोटिफिकेशंस जो है उनके वो बड़े स्ट्रिक्ट आ रहे हैं कि जी हालात खराब हैं, स्मोक बहुत ज्यादा है, तो आप लोग जो है ना वो क्लासेस को ऑनलाइन लेके जाए। तो ये थोड़ा सा हमें कॉम्प्रोमाइज सारों को मिलकर करना पड़ेगा, सिर्फ ये एक हफ्ते की बात ही है। इसके बाद है जी कुक स्ट्रेट। स्ट्रेट की डेफिनेशन आप लोगों को पता है, स्ट्रेट अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स टू वाटर बॉडीज इन सेपरेट टू लैंड्स। सादा जबान में पानी के एक ऐसा रास्ता जो पानी के दो हिस्सों को मिलाए और दो जमीन के हिस्सों को अलग करते। तो कुक स्ट्रेट क्या काम करती है? कुक स्ट्रेट सेपरेट्स नॉर्थ न्यूजीलैंड एंड साउथ न्यूजीलैंड। तो कुक स्ट्रेट जो है वो नॉर्थ न्यूजीलैंड को अलग करती है साउथ न्यूजीलैंड से। बाकी आज मैं आपको ग्रुप में इंशाल्लाह जो है आपके ग्रुप में ऐड हो गया हूँ, कल मैं ऐड नहीं था। मैं आप लोगों को जो है ना वो स्टेट्स के नोट्स भेज दूंगा। वो 20-25 के करीब स्टेट्स हैं, किन किन वाटर बॉडीज को मिला रहे हैं, किन किन लैंड्स को अलग करें, आप लोगों को बड़ा इजी हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। बाकी हमने एक और सवाल भी पढ़ा था इंटरनेशनल डेट लाइन का, अगर आप लोगों को याद हो। इंटरनेशनल डेट लाइन इज ऑन 180 डिग्री, तो किस कंट्री के पास से गुजरती है? इसलिए न्यूजीलैंड कंट्री। ये भी हमसे कुछ इसमें ऐड कर लें। इंटरनेशनल डेट लाइन इज नियरेस्ट टू न्यूजीलैंड। क्लियर है? चलें, जब छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं जो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, न्यूजीलैंड यहाँ पे खत्म। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया लिख लें जी आगे, मेन हेडिंग अपनी दे दें ऑस्ट्रेलिया। इसमें पहले एमसीक्यूज लिखेंगे, ऑस्ट्रेलिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल। मैंने आप लोगों को बताया, पूछा था लास्ट क्लास में, ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस क्यों कहते हैं? आप लोगों ने गूगल पे देखा था, ईमानदारी से आपने आंसर करना है कि आप लोगों ने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस क्यों कहते हैं? ऑनलाइन वाले ईमानदारी से हाँ या ना में जवाब देना है। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस क्यों कहा जाता है? आंसर भी मैंने लिख दिया और ऊपर ही लिख दिया। एक खास किस्म की यहाँ पर भेड़ है जिसको शीप कहते हैं, तो उसकी जो खाल से जो ऊन तैयार होती है उस वजह से इसको लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहते हैं। दूसरे में पहले नंबर पे प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन ऑफ वूल प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे है। बाकी आपको पता है कि चाइना लगा तो हुआ है हर चीज को कम्पीट करने में, लेकिन अभी वूल ही आता है पहले प्रोडक्शन में। टू ओलंपिक्स, ओलंपिक्स का गेम आजकल जो है वो ओलंपिक्स का वन पेपर एमसीक्यूज में जनरल नॉलेज में बकायदा जो है वो एक टॉपिक होता है। आप लोग तो चले, आप लोगों को तो वर्ल्ड मैप है, लेकिन आप लोगों को मैं वैसे बता देता हूँ कि अगर किसी ओलंपिक्स के बारे में सवाल सर्च कर रहे हो तो वह कैसे करेगा।
सबसे पहले आपने ओलंपिक्स लिखना है, आपने इसमें देखना है कि ओलंपिक सबसे पहले किस कंट्री में ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, वो सन कौन सा था। उसके बाद आपने लगा लेनी जी दो लाइंस। एक तरफ आपने लिखना है समर ओलंपिक जो हर 4 साल बाद होता है, और एक तरफ आपने लिखना है विंटर ओलंपिक्स। और इस तरीके से आगे पूरी लिस्ट बनती है कि 20-25 एमसीक्यूज बनते हैं जो वन पेपर एमसीक्यूज में काम आते हैं। आपका सीएसएस है तो आप अगर डिटेल में नहीं भी जाते तो काम चलेगा। हम ऑस्ट्रेलिया का बस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बस हाँ ग्रीस से हुआ था जी बकायदा, पीसी में जाके उस टाइम में। चले जिससे तो यहाँ पर छोड़ते हैं, अगर आप लोगों का दिल हो तो आप इसको डिटेल में कर सकते हैं, वरना ऑस्ट्रेलिया के दो लिख लें। 1956 का ओलंपिक्स खेला गया था ऑस्ट्रेलिया में। 1956 ओलंपिक्स मेलबर्न में खेला गया। लिखूंगा नहीं ताकि हमारा टाइम बचे प्लीज। 1956 का ओलंपिक्स खेला गया मेलबर्न। और मेलबर्न आपको पता है कहाँ की स्टेट है, विक्टोरिया की। क्लियर। 2000 ओलंपिक्स, सन 2000 का ओलंपिक्स कहाँ पे खेला गया, सिडनी में। सन 2000 का ओलंपिक्स कहाँ पे खेला गया, सिडनी। और सिडनी कहाँ की स्टेट है, तो बताना चाहेगा। न्यू साउथ वेल्स की कहाँ की है, मुझे तो नहीं पता, ऑनलाइन वालों में को बताना चाहे तो जी बता दें। सवाल था पेपर में, एपिया हाउस बिल्डिंग कहाँ की है। तो हमने ओशिनिया रीजन में कंट्री पढ़ी है समोआ। प्रोनाउंसिएशन इसकी समोआ, अब समोआ भी कह लेंगे तो काम चलेगा, इतना खास फर्क नहीं पड़ता। तो समोआ का कैपिटल है एपिया। तो एपिया हाउस बिल्डिंग कहाँ पे हुई, समोआ में हुई। एपिया इज द कैपिटल ऑफ समोआ, समोआ कह लें आप। और समोआ किस रीजन में है, इज इन ओशिनिया रीजन। और एपिया हाउस बिल्डिंग कहाँ पे हुई फिर, एपिया हाउस बिल्डिंग इज इन समोआ। क्लियर। उसके बाद इन 14 कंट्रीज, ओशिनिया रीजन के 14 कंट्रीज में हमने एक कंट्री पढ़ी थी नेहरू, NAURU, नेहरू। नेहरू स्मॉलेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे छोटा जमहूरी वतन। जमहूरियत क्या होती है, जहां पर लोग बाकायदा जो इलेक्शंस के थ्रू अपने नुमाइंदगान को इलेक्ट करते हैं। तो दुनिया का सबसे छोटा जमहूरी वतन कौन से है, वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इज नेहरू। ठीक है, और नेहरू कहाँ पे है, ओशिनिया रीजन में है। अगर वो कभी सवाल दे ऐसी एक कंट्री बताएं विच हैज नो कैपिटल, तो बताएं, हो सकता है कि वो नेहरू हो। ठीक है, ये सवाल आपने सर्च करना है। अगर वो कभी सवाल दे दे एक ऐसी कंट्री बताएं विच हैज नो कैपिटल, तो हो सकता है कि वो नेहरू हो और उसके येविरान नामे किसी शहर के अंदर जो है सारे के गवर्नमेंट ऑफिस हो। ये मैंने आपको लिंक दे दी, हो सकता है कि यही आंसर हो और आप लोगों ने इसको खुद डिटेल में देखना है कि आया के नेहरू का कोई कैपिटल है या नहीं है। अगर इसका कैपिटल नहीं है तो इसका कोई येविरन शहर है जहाँ पर सारे गवर्नमेंट ऑफिस हैं। ठीक है, ताकि आप लोग थोड़ा सा खुद भी सर्च करें। अगर वो कभी पेपर में सवाल दे विच इज अ स्मॉलेस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड या विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, फिर हम आंसर करते हैं वेटिकन सिटी। अगर पूछे कि दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है, तो आप कहेंगे वेटिकन सिटी, अदर नेम इज होली सी। और ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये है जी यूरोप। अगर पूछे विच स्मॉलेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, तो ऑटोमेटिक आंसर आएगा नेहरू। और नेहरू कहाँ पे, ओशिनिया रीजन में। अगर पूछे कि विच स्मॉलेस्ट इस्लामिक स्टेट, फिर आंसर आएगा मालदीव्स। इंग्लिश में मालदीव्स, उर्दू में
मालदीव। और मालदीव कहाँ पे है? इज इन एशिया कॉन्टिनेंट। तीन सवाल है, अलग अलग पेपर में आते हैं। अगर सिंपल पूछे विच स्मॉलेस्ट स्टेट, तब आप कहेंगे वेटिकन सिटी, अदर नेम इज होली सी, कॉन्टिनेंट यूरोप, यहाँ पर सिर्फ पोप्स रहते हैं। ये 121 एकड़ का टोटल एरिया है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद अगर पूछे कि स्मॉलेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी, सबसे छोटा जमहूरी बता, तो वो है नेहरू। नेहरू कहाँ पे है? कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया कह लें या ओशिनिया रीजन कह लें। अगर पूछे स्मॉलेस्ट इस्लामिक कंट्री कौन सी, तो वो आएगा मालदीव्स। उर्दू में से कहते हैं मालदीव। भी तक समझ आ गई होगी सारे सवालों की। आ गया जी समझ? चलिए जी आगे लिख लेंगे, दो रिवर्स लिख लेंगे ऑस्ट्रेलिया के। वैसे तो बहुत ज्यादा रिवर्स हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट शॉर्ट ही आप लोगों ने करना है, तो आप लोग दो रिवर्स ही कर लें। लॉन्गेस्ट रिवर इन ऑस्ट्रेलिया इज मरे रिवर। 2508 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और दूसरा है डार्लिंग रिवर, इसकी लेंथ है 1472 किलोमीटर। ऐसे और बहुत ज्यादा रिवर है, लेकिन हमने जो है इम्पोर्टेंट की है। लॉन्गेस्ट रिवर इन ऑस्ट्रेलिया इज मरे रिवर विद लेंथ ऑफ 2508 किलोमीटर। जबकि दूसरा रिवर है जी डार्लिंग रिवर, जिसकी लंबाई है 1472 किलोमीटर। बोथ रिवर्स ज्वाइंट एट बॉर्डर ऑफ विक्टोरिया एंड न्यू साउथ वेल्स। दोनों दरिया कहाँ पे आकर मिलते हैं? विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स के बॉर्डर पे आकर दोनों मिलते हैं। बोथ रिवर्स फिक्स बॉर्डर ऑफ विक्टोरिया एंड न्यू साउथ वेल्स। स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी हुई? रिवर नहीं, उसमें स्मॉलेस्ट में जो है ना, अगर हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का करेंगे ना, तो हमारे पास बड़े लंबे सवाल आ जाएंगे। इसमें हम फिर करते हैं दुनिया के हिसाब से, तो दुनिया का सबसे लंबा कौन सा है? नाइल। दुनिया का लार्जेस्ट कौन सा है? अमेज़न। दुनिया का स्मॉलेस्ट कौन सा है? रोई। हाँ जी, यूएसए। इस हिसाब से करते हैं, वरना तो जीके तो फिर फैलता जाता है। तो हमने इसको जो है ना वो समराइज करना होता है कम से कम। वो तस्मानिया थी। तस्मानिया, तस्मानिया हॉबर्ट इसका कैपिटल है। तो रिवर्स इनमें हम दो तो तीन तीन ही करेंगे, लेकिन डिटेल में रिवर करेंगे पंजाब के, पाकिस्तान के, ताकि वो हमको 10 12 15 16 पता हो विद लेंथ। हाँ जी, वो इस तरीके से जो हमने इसको कवर भी करना है। आज अब तो उसने बड़ा पेपर ने बड़ा फैला दिया है। ऐसे ऐसे ही करते हैं, इसलिए जो है ना हम इस तरह का सवाल लिखाते हैं कि कौन सा सीज जो है वो कहाँ पे मिल रहा है। या जब डेजर्ट्स करवाते हैं इसके लोकेशन भी पूछ लेता है कि नॉर्थ में या ईस्ट में। इस तरह से जो वेटिकन, वेटिकन की स्पेलिंग है मिस किन्जा, VATICAN। वेटिकन सिटी को स्मॉलेस्ट कंट्री भी कहते हैं। ये स्मॉलेस्ट कंट्री कह लें स्टेट, एक ही बात है। आप इसमें जो है ना वो इतना ज्यादा परेशान ना हो। वेटिकन, इसके वेटिकन की स्पेलिंग ठीक कर रहे हैं, VATICAN। असल में इतना ज्यादा डिगम करवाते हैं अपने वन पेपर एमसीक्यूज की क्लास में, क्योंकि हमें पता है कि उन बच्चों ने करना ही एमसीक्यूज है। तो हमारे पास 3 3 घंटे होते हैं पढ़ाने के, और हमें पता है कि टॉपिक भी यही है। तो आप लोगों का CSS, तो हमें आप लोगों को उतना बताया गया पढ़ाने के लिए कि आप लोगों को वर्ड मैप भी हाउ ना हो, ताकि आप लोग कल करंट अफेयर पढ़ना है, ये चीजें तो आप लोगों को टेंशन ना हो। उसके बाद जी एक सवाल है, अलग अलग सवाल आते हैं कि पेम्पस कहाँ की ग्रासलैंड है, स्टीप्स कहाँ की है, स्वनास कहाँ की है, जिसे फर्टाइल लैंड कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रास लैंड है, फर्टाइल लैंड, उसको कहते हैं नुलर बार प्लेन्स। फर्टाइल लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया या ग्रास लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड नुलर बार प्लेन्स। और ये ज्यादा सदर्न ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है।
रूलर बार प्लेन्स और आगे आप लिख लेंगे सदर्न ऑस्ट्रेलिया। फिर यहाँ पर विजिट करने के लिए एक बड़ी अहम जगह यूलुरु सैंडस्टोन, ULURU, यूलुरु सैंडस्टोन। आपने इसको देखने नॉर्थ टेरिटरी में आपको ये मिलेगा, आपने इसको गूगल में फोटो लाजमी देख लेनी है ताकि आपके दिमाग के अंदर नक्श कर जाए। तो कभी सवाल आ जाए यूलुरु सैंडस्टोन कहाँ की इंपॉर्टेंट साइट है या कहाँ पे देखने को मिलेगा, तब आप ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे आएंगे, नॉर्थ टेरिटरी में। हमने एयरलाइंस ऑस्ट्रेलिया की जैसे है, एयर फिजी कहाँ की है, वो नाम से पता चल रहा है कि जी फिजी, फिजी कहाँ का कंट्री, ऑस्ट्रेलिया रीजन की। या जिस तरह का सवाल पेपर में कम नहीं आता है जिसका आंसर इसमें मौजूद हो, तो क्वांटस एयरलाइन, शायद मैंने आपको लास्ट टाइम करवाई होगी, दोबारा रिपीट कर दे तो क्वांटस एयरलाइंस कहाँ की है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ऑस्ट्रेलिया की है क्वांटस एयरलाइन। ऑफिशियल नेम ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कॉन्स्टिट्यूशन कब आया इसका, 1900 में आया। इसकी इंडिपेंडेंस कब मिली यूके से, 1901 में। ये वो सवाल है जो हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे, मैंने जो है ना सिर्फ आप लोगों को रिवाइज करवाया एक दफा। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कुछ सवाल है तो बता दीजिए। उसके बाद आप मुझे बताएं कि एक हमने विक्टोरिया स्टेट पढ़ी, विक्टोरिया का कैपिटल क्या था? विक्टोरिया कैपिटल मेलबर्न, और मेलबर्न का क्रिकेट स्टेडियम। अगर हम पास्ट की बात करें, पास्ट पेपर्स की, तो सवाल आता था दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो हम आंसर करते थे मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, और जिसमें इमरान खान साहब कैप्टन थे और पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप जीता था, क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे खेला गया, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, जो दुनिया के एक टाइम पे सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था। 1992 का वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, पाकिस्तान कौन से कैप्टन थे, इमरान खान। लेकिन अब अगर पूछे कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो अब बन गया नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। 1.25 लाख के करीब जो है ना वो लोग यहाँ पर एट अ टाइम क्रिकेट मैच देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, या इसको मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम भी कहते हैं। तो अब अगर कभी सवाल है कि दुनिया का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो आप लोग क्या लगाएंगे, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, ऑल्सो नोन एज मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, अहमदाबाद गुजरात इंडिया में है ये। तो इतनी लंबी डिटेल ना लिखे, सिर्फ लिख लें इंडिया, आपको नाम से पता चल जाएगा। लेकिन हो सकता है कि सिर्फ पूछ ले कि मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, मोटेरा नरेंद्र मोदी का ही उस स्टेडियम का दूसरा नाम है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है जी, डेजर्ट्स में रिवाइज कर देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में जितने भी डेजर्ट्स हैं वो सब ट्रॉपिकल, मतलब गर्म। सब ट्रॉपिकल कौन से होते हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री लाइन के अपवर्ड और डाउनवर्ड, और वैसे सेम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फेयर लाइन के अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो डेजर्ट्स होंगे उनको कहते हैं सब ट्रॉपिकल, मतलब गर्म। तो रिवीजन में हम कह देते हैं ग्रेट सैडी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन, तनामी, अलाई स्प्रिंग। ये सारे डेजर्ट्स कहाँ के हैं जी, ये ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। ठीक है, उसके बाद आप लिखे टाइम जोन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आप लोगों को मैं ज्यादा डीप नहीं लेके जा रहा, मोटा मोटा लेके जा रहा हूँ ताकि आप लोग जो है ना बाकी अपने बाकी सब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस करें, इसलिए मैं ज्यादा डीप नहीं आपको लेके जा रहा। तो ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन है, AEST, 3 टाइम जोन्स। पहला AEST, दूसरा ACST, और तीसरा AWST।
AEST मतलब ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, ईस्ट ERN तो बन जाएगा ईस्टर्न, ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, दूसरा ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम और तीसरा वेस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। विजय जी समझ आ गई होगी। ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन है, ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तो साइड पे हो जाता हूँ, और ऑस्ट्रेलियन वेस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। क्लियर लिख लिया? ऑनलाइन वालों ने मुझे प्लीज बता दें कि लिख लिया ताकि मैं इसको मिटाऊं। तो हमने ना ऑस्ट्रेलिया में पहले लेक्चर में 50 के करीब सवाल किए हैं, तो कुल मिलाकर कोई 100 सवाल हो जाएंगे, तो काफी है यार। आप लोगों ने फिर आप लोगों के हाउ नाउ के लिए काफी है। और आप लोगों को वन पेपर एमसीक्यूज देने का दिल है तो फिर मोस्ट वेलकम, आप लोग हमारे वन पेपर एमसीक्यूज क्लास में आए। फिर वहां पर हम ये जो है ये सीएसएस वालों की क्लास है। आपने कौन सी क्लास लेनी है? अच्छा वन पेपर की क्लास है, वो तो मैनेजमेंट बताएगी ना आपको कि क्लास कौन सी डिवीजन है। रूम 1 में जाए। वन पेपर मैं ज्यादा वन पेपर ही करवाता हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सर सीएसएस क्लास मेरा काम था वर्ड मैप करवाना, ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट टीचर्स अलग हैं। नहीं नहीं ऑन है क्लासेस सारी जो है ना, आज से ऑनलाइन हुई है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के बाद क्लासेस ऑन ही होती है, सुबह दोपहर शाम। ले रहे हैं क्लास, ले रहे हैं, वहाँ पे क्लास हो रही इंग्लिश की। हाँ जी, नहीं वहाँ पे टॉपिक चेंज है मेरा, वहाँ पर मैं इस्लामियत आपसे स्टार्ट करवा, ठीक है, वहाँ पर मैंने वर्ड मैप कंप्लीट करवा दिया 2 वीक्स। तो ये हमारा सर्कल होता है कि एक सब्जेक्ट खत्म हुआ फिर अगला आ गया, फिर इस तरीके से चलता रहता है। चलें जी, खैरी बातें हो गई। माउंटेन रेंज की बात करें, ऑनलाइन वालों को समझ आ रही है तो प्लीज बता दें, क्योंकि ऑनलाइन जो है ना बार बार पूछना पड़ता है और आप लोगों को जो है ना मैं तंग कर रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है, और आप लोग सो रहे हैं। कोई कहाँ पे बैठा होगा, कोई कहाँ किचन में होगा, कोई बस क्लास अटेंड करके पता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, मौजूद ही नहीं होंगे। मुझे तो कुछ ऐसे ही लग रहा है, 2-3 लोगों के अलावा बाकी सारे सो रहे हैं। अच्छा जी, सवाल समझने पहले सवाल वो 2 तरह से पूछता है माउंटेन पीक्स के बारे में। पहला वो पूछता है कि दुनिया की सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो हाईएस्ट की बात करें तो हमें पता है माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, दूसरे नंबर पे K2 पाकिस्तान में। क्लियर? फिर वो सवाल करते हैं विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, तो वो उसने बात की है लंबाई में। तो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज की बात करें वो लॉन्गेस्ट, ये सवाल यहाँ पर क्लियर कर ले ताकि कभी भूले ना। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस, तो सबसे पहले आएगी एंडीज। एंडीज माउंटेन रेंज कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, और ये तकरीबन 7,700 किलोमीटर लंबी है। इतना लंबा पहाड़ी सिलसिला है। तो पहले नंबर पे एंडीज साउथ अमेरिका में है, दूसरे नंबर पे है रॉकीज। रॉकीज जो है वो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, इसके तकरीबन 3,000 माइल के करीब लेंथ है। लेंथ ना भी करेंगे तो काम चलेगा। और तीसरे नंबर पे है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो हमारा आंसर है कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। पहले आप लिख लें लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस, पहले नंबर पे एंडीज साउथ अमेरिका, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा एमसीक्यू यही कि ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का तीसरा थर्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इज इन ऑस्ट्रेलिया। थर्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज इन ऑस्ट्रेलिया। अब वो चौथा सवाल करते हैं कि हमें पता चल गया कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो ऑस्ट्रेलिया का तीसरा लंबा पहाड़ी सिलसिला दुनिया में। इसकी हाईएस्ट पीक का नाम बताएं तो वो है माउंट कोसिस्क्यू। ये आपने नाम पहले सुना है, हमने अपने पहले लेक्चर में से कर लिया था। माउंट कोसिस्क्यू इज द हाईएस्ट पीक इन ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज
का जो पहाड़ी सिलसिला, उस पहाड़ी सिलसिले की सबसे ऊंची पीक है। इसकी जी ऊंचाई है 2228 मीटर, जो बनती है 7310 फीट। आपको ये ऊंचाई दोनों में याद करनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल देखे गए हैं उसमें केटू का पूछा हुआ है मीटर्स में भी और फीट में भी। तो माउंट कोसिस्क्यू जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की हाईएस्ट पीक है और ऑस्ट्रेलिया की भी सबसे ऊंची पीक है, उसकी कितनी हाइट है? 2228 मीटर, जो बनेगी 7310 फीट। जी मिस राबिया, जो है ना, वन पेपर एमसीक्यूज का ज़ाहिर बात है हमारा काम होता है जीके का ज्यादा लिखने का। इसमें जितना आपको समझने में मुश्किल आ रही है, मुझे जो है वो पढ़ाने में मुश्किल आ रही है, क्योंकि मेरा काम ज्यादा जो है वो जुबानी नहीं होता, लिखने वाला होता है, लिखवाने वाला होता है। लेकिन अब क्या करें, अब गवर्नमेंट के डिसीजन के आगे जो है ना, हमने जितना तक तो हम एक वीक चला सकते हैं हमने काम चलाया, लेकिन अब जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे, और बकायदा मेंशन किया गया था कि जी आप लोग जो है ना वो फिजिकल जा रहे हैं। तो फिर आपको पता है कि इज्जत के पीछे जो है ना फिर करना पड़ता है। तो बस एक हफ्ता है, उम्मीद है कि अल्लाह अल्लाह करे आज ही बारिश कर दें, हालात बेहतर और हम लोग फिजिकल पे आ जाए। हम लोग आपसे ज्यादा परेशान है, मैनेज तो करना है ना 2 4 5 दिन। उम्मीद है जी समझ आ गई होगी। सी पोर्ट्स बड़ा मशहूर होता है सवाल जनरल नॉलेज में, ये मैं फिलहाल नहीं मिटाता। दो तरह की, पहले लिखो पोर्ट। पोर्ट सिंपल कहते हैं बंदरगाह को। फिर एक है सी पोर्ट, वो बंदरगाह है जो समुद्र के किनारे है। ठीक है। एक होती है ड्राई पोर्ट। सी पोर्ट में आपको पता है क्या चीज ज्यादा यूज होती है? बैरी जहाज, जो सारे सामान को कैरी करते हैं, लाते हैं और ले जाते हैं। जबकि अगर ड्राई पोर्ट की बात करें तो ड्राई पोर्ट में क्या चीज ज्यादा इस्तेमाल होती है? जो मेन चीज है वो है ट्रेन। हाँ जी, जैसे कोयला आता है, ट्रेन के अलावा जो है दूसरी मेन चीज है बड़े बड़े कंटेनर्स, जो 22 व्हीलर ट्रक होते हैं जो सामान लेके आ रहे होते हैं, वो जिस जगह पर सामान उतारते हैं उसको कहते हैं ड्राई पोर्ट। लाहौर की बात करें तो ठोकर न्याज बे के करीब एक ड्राई पोर्ट है एनएलसी के नाम से। अगर वो बात करें कि लाहौर की सबसे बड़ी ड्राई पोर्ट वो है मुगलपुरा, वो अलग सवाल बनता है पाकिस्तान के। ये सिर्फ डिफरेंस था कि ड्राई पोर्ट में मेन चीज इस्तेमाल होती है ट्रेन, और उसके बाद कंटेनर्स वो 22 व्हीलर ट्रक वाले। ठीक है, और वो सारा सामान जो लेके आते हैं, और स्पेशली जो धरनों में जो बड़े बड़े कंटेनर्स से रोड ब्लॉक करते हैं वो ड्राई पोर्ट्स वाले ही होते हैं। जबकि हमने ऑस्ट्रेलिया के सी पोर्ट्स कर दी है। कौन से? हाँ जी, ये समझाने के लिए थी कि पोर्ट बंदरगाह को कहते हैं, आगे दो काइंड है, एक खुश्क बंदरगाह और एक है समुद्री बंदरगाह। वो सिर्फ बताने के लिए था। टेम्पियर, डॉर्बिन और सनशाइन। फिलहाल ये आप लिख ले, 3 सी पोर्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया। वैसे तो बहुत ज्यादा बनती है, 20 25 50 की लिस्ट बन जाएगी, लेकिन हमने वो मोटा मोटा करना होता है। टेम्पियर, DAMPIER, टेम्पियर। दूसरे नंबर पे डॉर्विन, DARWIN, डॉर्विन। और तीसरे नंबर पे सनशाइन, आर इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया। एक चले बीच भी यहाँ के लिख लें, कभी आप लोग ऑस्ट्रेलिया जाए तो घूमने तो जाए ना। व्हाइट संडे बीच। व्हाइट संडे बीच कहाँ पे है? व्हाइट संडे बीच इज इन व्हाइट संडे आइलैंड। व्हाइट संडे बीच जो है वो व्हाइट संडे आइलैंड में है। ये आइलैंड कहाँ पे है? ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। व्हाइट संडे बीच इज इन व्हाइट संडे आइलैंड, यहाँ पे ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हमने कुक स्ट्रेट पढ़ लिया। ठीक है। कुक स्ट्रेट क्या काम करती है? नॉर्थ न्यूजीलैंड को अलग करती है साउथ न्यूजीलैंड से। दो और स्ट्रेट पढ़ लें, एक है बास स्ट्रेट और दूसरी है टोरस स्ट्रेट।
पहले देखिए जी बास स्ट्रेट क्या काम करती है। बास स्ट्रेट आपको मिलेगी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के दरमियान। तो बास स्ट्रेट सेपरेट करती है ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से। बास स्ट्रेट सेपरेट ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम तस्मानिया। जब टोरस स्ट्रेट सेपरेट करती है ऑस्ट्रेलिया को पेपुआ न्यू गिनी से। जब आप ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में देखेंगे, वो जहां पर हमने वो पेनिनसुला मैंने आपको दिखाया था, आप लोगों को याद होगा। तो टोरस स्ट्रेट क्या काम करती है? टोरस स्ट्रेट सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम पेपुआ न्यू गिनी। ऑनलाइन वालों को समझ आ गई? प्लीज मुझे जो बता देंगे कि समझ आ गई। तीन स्टेट्स ओवरऑल हमने जो है वो पढ़ी है ऑस्ट्रेलिया में। एक स्टेट जो अलग करती है नॉर्थ न्यूजीलैंड को साउथ न्यूजीलैंड से। बास स्टेट जो ऑस्ट्रेलिया की स्टेट्स को अलग करती है तस्मानिया से। और तीसरी टोरस स्टेट जो ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है पेपुआ न्यू गिनी से। ठीक है जी। फिर हमने एक डेफिनेशन की थी बाइट, और हमने मैप में देखा भी था ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहाँ पे है जी? इसके नाम में मौजूद है ऑस्ट्रेलिया। तो आप इसके आगे मैं एस लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद, एग्जैक्ट लोकेशन एस नहीं है लेकिन ताकि आप लोगों को याद रहे, हमें साउथ में देखना है। तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। फिर हमने गल्फ की डेफिनेशन की थी। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट गल्फ लिख लें। एक है गल्फ ऑफ स्पेंसर, ये हमने मैप में इसको देखा था अच्छे से। और दूसरा गल्फ ऑफ कार्पेटेरिया। दो इंपॉर्टेंट गल्फ्स लिख लें, गल्फ ऑफ स्पेंसर, दूसरा गल्फ ऑफ कार्पेटेरिया। गल्फ ऑफ स्पेंसर आपने साउथ में देखना है और कार्पेटेरिया आपने नॉर्थ में देखना है। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। आपको ढूंढना पड़ेगा आप लोग कहाँ पे जाएंगे। फिर हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी पेनिनसुला, थ्री साइड्स वाटर वन साइड लैंड अटैच टू मेनलैंड वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर है जी कैप यॉर्क पेनिनसुला। कैप यॉर्क पेनिनसुला हमने इसको मैप में बकायदा तौर पे ड्रॉ किया था। इस तरह का गल्फ किसे कहते हैं? गल्फ की डेफिनेशन जो है ना, बाइट, बे, गल्फ और ग्रे की डेफिनेशन तकरीबन जो है ना वो सादा जबान में सेम ही है। सिर्फ इनके जो है ना वो चौड़ाई का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो पेपर में चौड़ाई तो सारी बात है, अगर ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं है तो आप हमको कैसे बता सकते कितनी चौड़ाई है? तो उसमें हमें सिंपल यही याद रखना है, एक ऐसी लैंड जिसके तीन साइड पे लैंड हो और एक साइड पे वाटर हो, तो वो क्या कहलवाएगी? वो गल्फ कहलवाएगी। बाइट भी उसे कहते हैं, गल्फ भी उसे कहते हैं, बे भी उसे कहते हैं, बस साइजेस में फर्क होता है कि कहीं मुंह चौड़ा होता है कहीं ज्यादा कम होता है। आपने बस ये याद रखें, जैसे पेनिनसुला थ्री साइड्स वाटर वन साइड लैंड, तो बाइट, बे, गल्फ थ्री साइड लैंड वन साइड वाटर। तो ऐसी जगह को हमेशा क्या कहेंगे? गल्फ। और गल्फ हमें लिख लें गल्फ ऑफ स्पेंसर एंड गल्फ ऑफ कार्पेटेरिया। तो जब आप मैप में देखेंगे तो आप देखेंगे कि तीन साइड पे लैंड होगी और एक साइड पे वाटर होगा। लेक लिख लें जी दो, वैसे बहुत ज्यादा हम दो कर लेंगे। इसको आपने आईडी नहीं पढ़ना, इसका आपने लेक एयर का साउंड करना है, लेक एयर। इसका आप जो वॉइस निकालेंगे वो होगा लेक एयर। और दूसरी लेक डिसअपॉइंटमेंट। लेक एयर और दूसरी लेक डिसअपॉइंटमेंट। उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा जी कोरल सी। कोरल सी अगर पूछे कि कॉन्टिनेंट कौन सा है तो कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। अगर रीजन पूछे तो रीजन कौन सा है? ओशिनिया। अगर पूछे कोरल सी किस ओशन में है तो ओशन है जिसका पैसिफिक। तो कोरल सी में लार्जेस्ट कोरल रीफ रिजर्व्स हैं। मतलब जब अभी जानवर पानी में रहने वाले जानवर जो है वो डेड मरते हैं तो उनकी डेड बॉडीज जो है वो पानी के ऊपर आके
केमिकल रिएक्शन के बाद एक पहाड़ सा बना लेती है, जिन्हें कहते हैं कोरल रीफ रिजर्व्स। आप इसे गूगल पे फोटो लाजमी देखिएगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो दुनिया में लार्जेस्ट कोरल रीफ, मतलब अब भी जानवरों के मरने के बाद डेड बॉडीज जो पहाड़ बना लेते हैं, कहते हैं कोरल रीफ रिजर्व्स। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ रिजर्व्स कहाँ पे है? कोरल सी में है। तकरीबन 2300 किलोमीटर के करीब इनका एरिया है। 900 आइलैंड्स पे मुश्तमिल है। रीजन कौन सा है? ओशिनिया। कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और अगर पूछ ले समुंदर कौन सा है तो पैसिफिक। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीफ रिजर्व्स या वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ रिजर्व कहाँ पे है? कोरल सी में है। एरिया 2300 किलोमीटर करीब है। 900 आइलैंड बनते हैं। रीजन कौन सा है? ओशिनिया। कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ओशन कौन सा है? पैसिफिक। फिजी का कैपिटल कर लें जी। जी ठीक है, बस एक हम समझ रहे हैं। फिजी का कैपिटल है जी सुवा। बर्फ तोड़ने वाला सुवा होता है पंजाबी में, चले वही याद कर लें। फिजी कैपिटल सुवा। किरिबाती कैपिटल ट्रावा। TARAWA ट्रावा। किरिबाती का कैपिटल है ट्रावा। चले जी ऑस्ट्रेलिया हमारा हो गया मैक्सिमम। इतना ही करना है डीप। अगर आप लोगों को कभी वन पेपर एमसीक्यूज का पेपर हुआ 100 नंबर का, तो फिर आप मेरे पास आइएगा, वजह साहब के पास जाइएगा, मैं आपको इसमें बहुत ज्यादा जो है ना एक्सपेंड कर दूंगा। लेकिन क्योंकि आप लोगों की सीएसएस की क्लास है, तो आप लोगों के लिए जो है ना इतना याद करना ही जो है ना वो काफी है, क्योंकि आप लोगों का आगे बड़ा सब्जेक्टिव सख्त होगा। उम्मीद है जी समझ आ गई होगी। बाकी जो ये 3-4 दिन हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इसके बाद इंशाल्लाह जो है ना सब बेहतरीन हो जाएगा। जी मैं आ गया रिफ 5 में, मुझे पता चल गया मेरी कौन सी क्लास है। हाँ जी, वन पेपर क्लास पर इस्लामियत आइकन स्टार्ट करना है।